हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द फिनिशर 360 डिग्री में। आज की इस वीडियो में हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं, जिसमें टोटल 37 से 38 क्वेश्चन हैं और इसमें से आपको कितने क्वेश्चन सही हैं ये आपको कमेंट में बताना है। बिल्कुल पेपर जैसी फीलिंग आपको इसमें आएगी। आप देखिए एक बार और अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो बिना देरी किए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका है कि भाषा की मूल इकाई क्या है। भाषा की मूल इकाई क्या है? चार ऑप्शन इसमें दिए गए हैं और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित चार में विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना जिसमें विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। तो अब हमें इसमें से विराम चिन्ह तो इसमें कहीं लगा नहीं, देखो तो ये तो गलत हो गया। ये लगा है सुख दुख, इनके बीच में यहाँ पर अल्प विराम आना चाहिए था, है नहीं। यहाँ अल्प विराम है लेकिन इनके बीच में डैश नहीं है, योजक चिन्ह जो होता है वो नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। सुख दुख उतार चढ़ाव, इसमें तो कहीं भी योजक चिन्ह नहीं ना अल्प विराम है, तो ये भी गलत हो गया। अब इसमें देखें सुख दुख में योजक चिन्ह बीच में है, उतार चढ़ाव है और अल्प विराम लगा ये रहा, तो जीवन में आते रहते हैं, ये सही रहेगा आपका। तो ऑप्शन डी इसका सही है। बिल्कुल पेपर जैसी फीलिंग आएगी, आप अपना स्कोर इसमें जांचिएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छे लिए हैं। निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्रिया का प्रयोग किया गया है। एक वाक्य दिया गया है, आपको इसमें बताना कि इसमें संज्ञा की जगह किस शब्द का प्रयोग किया गया है। वह इनमें से एक को जानता है, तो वह तो सर्वनाम है, तो यहाँ संज्ञा की जगह पूछा गया है। तो देखो वह इनमें से एक को जानता है, एक, ये इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, एक। अब कैसे? अगर मैं ये कहूं कि वह इनमें से राम को जानता है, राम को जानता है, अगर मैं ये बोल दूं राम को जानता है, तो राम क्या है? एक संज्ञा शब्द है, तो एक का मतलब संज्ञा शब्द की जगह प्रयोग किया गया है एक को। अगर मैं ये कह दूं कि वह इनमें से राम को जानता है, तो संज्ञा शब्द अपने आप पता चल जाएगा, लेकिन एक का प्रयोग राम के लिए किया गया है, एक का प्रयोग किया गया किसके लिए? राम के लिए। समझ गए? नेक्स्ट, सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? टोटल 6 भेद होते हैं। इसमें से नंबर 1 होता है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, दूसरा हम निज ले सकते हैं, निजवाचक, और तीसरा इसमें होता है निश्चय, निश्चयवाचक, चौथा इसमें होता है अनिश्चय, अनिश्चयवाचक, फिर इसमें पांचवा हम यही लिख लेते हैं, पांचवा इसमें होता है आपका संबंध, और छठा होता है आपका प्रश्नवाचक। तो 6 भेद होते हैं। तो प्रश्नवाचक इसमें दिया गया है, और निजवाचक इसमें दिया गया है, संबंधवाचक इसमें दिया गया है, लेकिन जो एक गुणवाचक है ये आपका सही जवाब होगा, गुणवाचक। गुणवाचक विशेषण का भेद होता है, सर्वनाम का नहीं होता। नेक्स्ट, क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं? ये बताया है कि संज्ञा के लिंग के अनुसार क्रिया बदल जाती है। अगर संज्ञा स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग में रहेगी, संज्ञा पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग में रहेगी। लेकिन इनमें से ऐसा कौन सा है जो सेम ऐसे ही बदल जाएगा? विशेष्य नहीं होगा, विकृत अव्यय कारक भी नहीं होता, ये होता आपका विशेषण। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, विशेषण। अब बताता हूं कैसे। मैंने कहा कि राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का है, तो राम संज्ञा शब्द है, राम संज्ञा शब्द है, और ये पुल्लिंग है, ये क्या है? पुल्लिंग है। और अच्छा लड़का है, अच्छा शब्द भी एक पुल्लिंग शब्द भी बन जाता है, विशेषण जो है ये भी पुल्लिंग का ही विशेषण है, अच्छा। अब मैं कहूं कि सीता अच्छी लड़की है, अच्छी लड़की है, देखो सीता स्त्रीलिंग है तो ये भी स्त्रीलिंग आ गया। तो विशेषण जो है इनमें से लिंग के अनुसार बदल रहा है और क्रिया भी बदल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सोहन गांव का मकान देख रहा है, इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है?
तो सबसे अगर ट्रिक पूछे तो जो सबसे लास्ट में होते हैं वही क्रिया होती है, लेकिन काम करने का तरीका ही हमें क्रिया कहलाता है। ये काम किस चीज का कर रहा है? देखने का काम कर रहा है, देख रहा है, तो यही आपका क्रिया होगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट, मेरा बेटा हजारों में एक है। वाक्य में हजारों शब्द क्या है? हजारों शब्द संज्ञा तो नहीं हो सकता, क्योंकि संज्ञा शुरू में आता। क्रिया विशेषण ऐसा कुछ है नहीं कि क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, विशेष्य का कोई मतलब नहीं। तो ये बचा आपका अव्यय। हजारों शब्द क्या है? अव्यय है। हजारों शब्द अगर विशेषण की बात करते, हजारों शब्द अगर हम विशेषण की बात करते तो एक समुदायवाचक विशेषण भी हो जाता। समुदायवाचक विशेषण भी ये हो जाता, समुदायवाचक विशेषण भी हो जाता अगर इसको कई और जगह करते, जैसे हजारों आदमी थे, हजारों लोगों। समझ गए? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग है? अब इसमें क्या होगा? मेरा और मेरी शब्द लगाओ आप। मेरी शब्द स्त्रीलिंग है, मेरा पुल्लिंग है। अब देखो, मेरा संचार ये हो जाएगा, मेरा संचार ये हो जाएगा, मेरा पालन, लेकिन मेरी ग्रीवा ये नहीं होगा, ये स्त्रीलिंग है। ये पुल्लिंग है, ये भी पुल्लिंग है, लेकिन ये स्त्रीलिंग है। मेरी पतलून ये स्त्रीलिंग है, मेरी झल्लाहट ये सब स्त्रीलिंग है, तो ये भी नहीं होगा। अब इसमें देखो, मेरा मनुष्यत्व ये तो हो जाएगा, मेरी बनावट ये भी नहीं होगा, मेरी रौनक ये भी नहीं होगा। अब इसमें प्लेटफॉर्म है, मेरा प्लेटफॉर्म है, मेरा प्राधिकरण है, मेरा गिरोह है, तो यही आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा, इसमें सभी पुल्लिंग है। नेक्स्ट, श्यामल किस तद्भव का तत्सम रूप है? देखो, तत्सम शब्द का मतलब होता है, देखो तत्सम, तत्सम का मतलब होता है तत् प्लस सम से मिलकर बनता है, तत् प्लस सम। तत्सम प्लस सम का मतलब होता है तत् मैंने उसके, और सम मैंने होता है समान। उसके समान किसके? संस्कृत के समान। जो संस्कृत से ऐसे ही ले लिए गए हैं उनको तत्सम कहते हैं। और तद्भव होते हैं जो हमने उनका बिगड़ा हुआ रूप, तत्सम शब्द का बिगड़ा हुआ रूप तद्भव कहलाता है। जो हम हाल फिलहाल में किसी शब्द को बिगाड़ देते हैं, किसी का नाम है, जैसे आजकल तो नाम भी बिगड़ जाते हैं, तो उसी तरह से जैसे श्यामल है असली, लेकिन हम कह देते हैं सांवला, हम लोग क्या बोल देते हैं इसको? सांवला। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यही तद्भव है। नेक्स्ट, समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? वो समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं उसको क्या बोलते हैं? युद्ध करने वाले को युद्धपोत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? युद्धपोत। ऑप्शन डी सही है। कमेंट में जरूर बताना कितने सही है। बिल्कुल पेपर के लेवल जैसा है ये, ऐसे ही आएंगे, देखते रहना आप आगे तक। नेक्स्ट है कि शाखा मर्ग किस शब्द का पर्यायवाची है? अब शाखा मर्ग, शाखा की बात हो गई तो शाखा पर हाथी भी नहीं बैठ पाएगा, शुतुरमुर्ग भी नहीं बैठ पाएगा, और शेर भी नहीं बैठ पाएगा, तो कौन है? बंदर। ये देख सकते हैं, इसको कपी भी कहते हैं, कपी मैंने बंदर होता है, मरकट बोलते हैं, वानर बोलते हैं, कपीस भी बोल देते हैं। ये सब किसके? बंदर के पर्यायवाची है। ठीक है, नेक्स्ट, खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? इसमें कारक संबंधी अशुद्धि है, कारक संबंधी अशुद्धि। अब कैसे? खिड़की खुलने से की जगह पर लगाओ, खिड़की खुलने पर प्रकाश आएगा, समझ गए ना? तो ये कारक संबंधी इसमें अशुद्धि है। कारक कितने भेद होते हैं? 8 होते हैं। कारक को हम परसर्ग भी कहते हैं, कारक को परशब्द कहते हैं। कारक 8 होते हैं। कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा, संप्रदान को कलेश, अपदान से संबंध काकी के, अधिकरण में पर संबंध, संबोधन अजय हो है, ये शब्द 8 कारक होते हैं टोटल, इन्हें परसर्ग भी कहते हैं। अगर आप स्पेशल किसी टॉपिक की वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में बताइए, हम उस टॉपिक की वीडियो लेकर के आपके पास आएंगे। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग एक वचन में होता है? अब हस्ताक्षर बहुवचन में होता है, लोग भी, रोम को, लेकिन दल जो समूहवाचक संज्ञा होती है ना, आप लिख देखो समूहवाचक, ये हमेशा एक वचन में आती है, इसको एक वचन बोलते हैं हम, एक वचन में आती है ये। ठीक है, ये समूह, दल एक समूह है ना, तो ये समूह है तो एक वचन में आएगा, याद रख लेना, दलवाचक। अलमारी में कपड़े पड़े हैं, कौन सा कारक है? अलमारी में। जब कोई चीज किसी चीज के अंदर हो तो कहाँ होता? कर्ता का होता है ने, कर्ता ने, कर्म को, संप्रदान को के लिए,
के लिए, जिसके लिए कोई काम किया जाता है, वहां आता है संप्रदान। अधिकरण में पर, में पे पर, पे और पर ये आता है, तो अधिकरण इसमें आ जाएगा आपका में। अलमारी में अंदर है ना, तो अलमारी में कपड़े पड़े, अधिकरण आ जाएगा, अधिकरण कारक। नेक्स्ट, बनाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो बनाकर में प्रत्यय जो होता है जो किसी शब्द के अंत में जुड़ता है, ये रहा आपका कर। बना शब्द पूरा है, ये कर जुड़ा है बाद में, तो कर इसमें प्रत्यय है। कर मैंने हाथ भी होता है, ये भी याद रख लेना। एक पर्यायवाची अगर इसका पूछा जाए, पर्यायवाची, ठीक, तो एक कर आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट, आराम कुर्सी शब्द में कौन सा समास है? इसका उत्तर जो है, जब ये एग्जाम्स 2024 में जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का हुआ था उसमें गलत दिया है, ठीक है। आराम कुर्सी का, आराम कुर्सी में वहां पर अव्यभाव दिया समास है जो गलत है, अव्यभाव इसमें गलत है, कर्मधारय भी इसमें गलत है, दिवगु तो है ही नहीं सकता। तो आराम कुर्सी का होता है आराम के लिए कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी, तो इसका सही होगा ना जो, वो होगा आपका तत्पुरुष समास, ठीक है। समास की भी हम एक प्रॉपर वीडियो लेकर के आएंगे। जिस भी टॉपिक की आपको वीडियो चाहिए ना, कमेंट में बता दीजिएगा। और वीडियो पसंद आ रही हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपना स्कोर लास्ट में जरूर बताना, बिल्कुल पेपर के लेवल जैसा है भैया। आप सब्सक्राइबर मत देखिए, कंटेंट देखिए बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैनेंद्र शब्द का संधि विच्छेद क्या है? संधि की एक ऐसी ट्रिक है मेरे पास कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। तो जैनेंद्र में यहां पर हम देख सकते हैं ए प्लस आई, ए प्लस आई बराबर क्या होता है? अब होता, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं, जैन ए तो हो ही नहीं सकता, और जैन प्लस इंद्र ये भी नहीं होगा। इसका सही जवाब होगा ये। अब कैसे? इसमें ए है, ए प्लस और ये ई, ए प्लस ई बराबर होता है ए की मात्रा, तो ये बच जाएगा ए प्लस ई बराबर होता है ए। ये इसमें है गुण संधि। कौन सी संधि है? गुण संधि है। अब मैं इसकी ट्रिक आपको बताऊं, आप मुझसे कमेंट में बताइए, मैं ऐसी ट्रिक बता दूंगा आपको कि आप तुरंत बता दोगे, गुण यण कोई भी संधि हो देखते ही बता दोगे। आप एक ट्रिक बता दूं कि जहां पर भी आपको इंद्र शब्द दिखाई दे दे, इंद्र, एन, एश, ये शब्द जहां दिखाई दे वहां गुण संधि ही रहती है हमेशा। कहाँ रहती है? गुण संधि, ठीक। विवरण चिन्ह कौन सा है? ये आपका उपविराम है, उपविराम है, ये आपका उपविराम है, ये आपका क्या है? अल्प विराम है, ये चिन्ह आपका अल्प विराम है, ये आपका विवरण चिन्ह है, विवरण चिन्ह। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ये प्रश्नवाचक होता है, प्रश्नवाचक, ठीक है। विराम चिन्ह से संबंधित भी वीडियो ले आएंगे, आप परेशान मत होइए। आप प्रैक्टिस सेट में इसलिए लेकर के आऊं ताकि आप अपना आकलन कर सके। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संख्या को दर्शाता है? संख्या चौड़ा तो दर्शाएगा नहीं संख्या को, 10 मीटर कपड़ा ये परिमाण है, मात्रा को दर्शाता है, परिमाण या मात्रा को दर्शाता है। परिमाणवाचक होता है जो गिना ना जा सके, जो गिना ना जा सके, ये लीटर में मीटर में होता है। दर्जन 12, दर्जन में 12 होते हैं, आप इसको काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 करके 12, तो दर्जन शब्द एक संख्यावाचक है। नेक्स्ट है, मच्छर भिन भिनाते हैं, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? संयुक्त क्रिया, जहां दो क्रिया होती है वो होता है संयुक्त क्रिया। तो संयुक्त क्रिया नहीं, प्रेरणार्थक क्रिया इसमें नहीं होगी। आपने किसी से कोई काम नहीं कराया, प्रेरणा नहीं कराया, कि आपने किसी से ये नहीं कहा कि जाओ मुझे वो वह, या कहो कि मुझे बर्तन ला कर दो, या अच्छे से काम करो, जब हम किसी को प्रेरणा देते हैं, वो भी इसमें नहीं है। नाम धातु ये पूर्वकालिक क्रिया होता है, बनकर, पहले जैसे मैंने पढ़कर खाना खाया, जहां पर कर लग जाता है, कर शब्द लग जाता है, कर शब्द लग जाता है, लग जाता है, वहां पर पूर्वकालिक। नाम धातु जो होती हैं वो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, विशेषण की जगह आती है ये, ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। जैसे भिन्न भिनाना क्या है? कौन सी क्रिया है? भिन्न भिनाना। भिन्न भिनाना कैसी क्रिया हो सकती है? ये विशेषण वाली। ये तो जहां संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के रूप में क्रिया आती है उसको नाम धातु क्रिया बोलते हैं। क्या होती है वो? नाम धातु। तो यहाँ पर ये भिन्न भिनाना जो है आपका विशेषण वाला है, भिन्न भिनाना
एक गुण ही तो होता है मच्छरों का, आदत है, उनका व्यवहार एक गुण है, तो ये विशेषण इसमें आ गया। तो जहाँ संज्ञा सर्वनाम विशेषण से मिलकर जो क्रिया बनती है, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से जो की मिलकर क्रिया बनेगी उसको नाम धातु क्रिया बोलते हैं। ये विशेषण है भिन्न भिन्नाना, तो ये विशेषण से बनी इसलिए नाम धातु आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लता मंगेशकर गीत गा रही है, इस वाक्य में कौन सा काल है? संदिग्ध काल जो होता है, होगा होगी होगे आता है इसमें, संदिग्ध में आता है होगा होगी। सामान्य भूतकाल में नॉर्मल अंत में आता है आ ई ए, ये आता है अंत में। सामान्य वर्तमान काल ता ती ते। अपूर्ण वर्तमान काल में रहा रही रहे, रहा रही रहे आता है। अपूर्ण वर्तमान काल को तात्कालिक भी कहते हैं, तात्कालिक वर्तमान भी इसको कहते हैं, तात्कालिक वर्तमान भी कहते हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही होगा, ये आपका अपूर्ण वर्तमान काल। लता मंगेशकर गीत गा रहा है यानी काम अभी भी चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ, अपूर्ण है। नेक्स्ट है कि मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, इसमें वाच्य क्या होगा? तो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कर्तवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य, जब कर्ता पर प्रभाव पड़े वाच्य का तो कर्तवाच्य, जब कर्म पर पड़े तो कर्मवाच्य, और जब भाव पर पड़े तो भाववाच्य। जैसे कर्ता, मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, तो किसी और के द्वारा काम किया गया है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कर्मवाच्य। अगर मैं कहूँ कि मोहन पेड़ काटता है तो होता कर्तवाच्य। भाववाच्य का मतलब होता है असमर्थता प्रकट की जाती है, याद रख लेना। असमर्थता एक ट्रिक है, ये असमर्थता प्रकट की जाती है कि मुझसे खाया नहीं जाता, मैं एक असमर्थता प्रकट कर रहा इसमें, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे दौड़ा नहीं जाता, तो ये असमर्थता जहां प्रकट की जाती है वो होता है भाववाच्य। कर्मवाच्य में जब किसी के द्वारा, और के द्वारा, अन्य के द्वारा काम कराया जाता है, जैसे राम के द्वारा पेड़ काटा गया, या फिर लेखक के द्वारा किताब लिखी गई, और जब कोई काम करता स्वयं करे तो वो होता आपका कर्तवाच्य। जैसे मैं कहूँ कि मोहन पेड़ काटता है, ये इसमें क्या था? कर्तवाच्य। सीता गाना गाती है, सीता खुद अपना काम कर रही, तो कर्तवाच्य। आगे कहे कि राम के द्वारा गाना गाया गया, यानी किसी और के द्वारा हमने काम कराया गया, तो वहां पर आपका कर्मवाच्य होता है। जहां असमर्थता प्रकट की जाए कि मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे पिया नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे दौड़ा नहीं जाता, मुझसे भागा नहीं जाता, तो वहां होता है भाववाच्य। नेक्स्ट, अभिग शब्द का विलोम शब्द क्या है? ये इंपॉर्टेंट है भैया, आप इसको याद रख लेना। जहां अन लगेगा वो अनभिग, अभिग आप खुद भी सोचते होंगे ये अभिग लगेगा, अ लगा है तो ये उल्टा है इसका, लेकिन ऐसे मत सोचना। अन शब्द इसका विलोम अन लग के बनेगा, अनभिग, अभिग का अनभिग होता है, याद रख लेना। मोस्ट इंपोर्टेंट, और कंफ्यूजन करने के लिए एग्जामिनर हर बार इसको दे देता है, क्योंकि बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, क्योंकि आप सोचोगे कि ये दोनों तो सेम ही है, ये भी अभिग है और ये अनभिग, दोनों का मतलब एक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठिठक जाना मुहावरे का सही अर्थ है? चले जाना नहीं होगा, उदासी छा जाना नहीं होगा, धोखा खा जाना नहीं, इसका सही अर्थ होता है रुक जाना। सहमत ठिठक गया, रुक गया एकदम से, ये इसका। वीडियो कैसी लग रही है ये बताना। क्वेश्चन देखो, अभी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस में मैं ये लेके प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रहा हूं, और धीरे धीरे आपको देखना, आपको बहुत कुछ लेवल तक लेकर के जाऊंगा। निम्नलिखित में से एक लोकोक्ति है, उसका चयन कीजिए। अच्छा देखो, जहां पर ना, नी और ने शब्द लगे वो तो होते हैं आपके मुहावरे, मुहावरे। और बाकी लोकोक्ति, कठपुतली होना ये मुहावरा, मुहावरा। आस्तीन का सांप होना मुहावरा, क्योंकि क्या लगा है? ना शब्द। यहाँ क्या लगा है? ये ना शब्द। यहाँ क्या लगा है? ना शब्द। तो ये भी क्या होगा आपका? ये मुहावरा। और ये नहीं लगा है तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा लोकोक्ति। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? संबंध में होता है जो, जिस, जिसका, जिसकी, जिसके, यही तो संबंध होते हैं कि जो जैसा बोएगा सो वैसा पाएगा, जो बोएगा सो पाएगा, यानी संबंध एक दूसरे में जब दो वाक्यों को जोड़ कर रखते हैं, दूसरे में संबंध दर्शाते हैं, जैसे जो, सो, जिसका। लेकिन ये आपको नहीं है, आपको नहीं है। आपको हम
किसमें बता सकते हैं, आपको या तुमको। ये हम पुरुषवाचक सर्वनाम के अन्य पुरुष में मध्यम पुरुष में ले सकते हैं इसको। पुरुषवाचक सर्वनाम के मध्यम पुरुष में आएगा आपका आपको। नेक्स्ट, दोहा और रोला छंद को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? अच्छा, इसकी ट्रिक बताता हूं आपको। इसकी एक ट्रिक है कि कुछ डॉक्टर को आप कैसे लिखते हो शॉर्ट में से, कुछ डॉक्टर क्या करते हैं, आरो रखते हैं, आरो रखते हैं ना कुछ डॉक्टर। तो ये आ गया दोहा, और ये हो गया रोला, और ये हो गया आपका रोला, और ये हो गया आपका उल्लाला। देखो, दोहे में विषम चरणों में 13 मात्राएं होती है और सम चरणों में होती है इसमें 11। ये विषम में और ये सम में 11। रोले में 24 मात्राएं होती हैं, तो 24 यहाँ। उलाला में टोटल होती है 28, 15 और 13 के हिसाब से। ठीक, तो कुछ का मतलब कुंडली, ये डॉक्टर में आ जाएगा, और 6 मैंने छप्पे, ये आ जाएगा रोला में। तो कुंडली छंद होते हैं दोहा और रोला। दोहा रोला मिलाकर कौन से बनते हैं, कुंडली छंद बनते हैं। समझ गए? और दोहे का भी इसमें 4 लाइन, इसमें ये विषम मात्रिक छंद है। क्या है, एक लिखो मैं बता दूं, विषम मात्रिक छंद। इसमें 6 चरण होते हैं, और जो पहले 4 चरण रहेंगे वो जो सबसे पहले आएगा उसके रहेंगे। जैसे दोहा रोला, दोहे के 4 चरण होते हैं और 2 चरण होते हैं रोले के। समझ में आ गए? दोहा इस तरह से आपको ये समझना है। कुछ डॉक्टर आरो रखते हैं, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट है कि नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखो, सबसे पहले है जहां तुलना की जा रही कि हृदय जो था किसके जैसा समान था, नीले गगन जैसा शांत था। जहां तुलना की जाए या फिर वाचक शब्द जैसे, तो वहां पर उपमा अलंकार होता है, जहां उपमेय उपमान की तुलना की जाती है। इसके शब्द होते हैं सा, सी, से, सरिस, सम। जहां शब्द आ जाए ये शब्द, वहां उपमा अलंकार होता है। अलंकारों के लिए एक ऐसा वीडियो लेकर के आएंगे आपके लिए, आप बस कमेंट में बताओ सारे अलंकार। देखो, आपको एक बात बताता हूं, इसके लिए आप बहुत बड़ी थ्योरी भी पढ़ सकते हो, लेकिन आपको एग्जाम निकालना है। कुछ लोगों का सिलेक्शन किस लिए नहीं होता, क्योंकि वो बहुत सारा पढ़ लेते हैं लेकिन सिलेक्टेड चीजें तो छोड़ ही देते हैं। आपको टीचर नहीं बनना, आपको सरकारी नौकरी लेनी है, जॉब लेनी है। इसके लिए आपको बस, चाहे कोई तुक्का हो, चाहे कोई ट्रिक हो, कुछ भी हो, आपको उसको दिमाग में रखना। बस आपका तो सवाल हौला होना चाहिए। एग्जामिनर आपका वहां बस यही देखता है कि आपने सवाल किया है या नहीं किया, बस आपने गोला भरा है या नहीं भरा, उससे मतलब है उसको। वो आपके बारे में इतनी जानकारी नहीं लेना चाहता कि आपको क्या पता है। भाई, आपका सवाल सही होना चाहिए। आप कैसे भी करो उसको, ट्रिक से याद करो, चाहे उसको रट के याद करो, जैसे करना करो। तो अलंकार के हमेशा ट्रिक लेकर के आएंगे, आप क्वेश्चन देखोगे और बता दोगे कि ये अलंकार है। आपको क्वेश्चन सही करने हैं ना, आपको बहुत बड़ा ज्ञाता थोड़ी बनना है। ठीक है ना? देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट, ये 2026 में पूछा गया था यूपीएसआई में, हवा में हस्ताक्षर। यूपीएसआई 2026 14 मार्च, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है ये, हवा में हस्ताक्षर कैलाश वाजपेयी के। अब मैं इसको याद कैसे करोगे, हवा में हस्ताक्षर, हवा, कैलाश पे हवा बहुत तेज चलती है, तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं। वहां पर आप हस्ताक्षर नहीं कर सकते कैलाश पे, तो हवा में हस्ताक्षर कैलाश वाजपेयी। नेक्स्ट है कि असमिया भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ये क्वेश्चन देखो कितना इंपॉर्टेंट है, और इसका लेवल भी देखो, आप खुद से करके देखो, आपको पता चलेगा इसका लेवल क्या है। तो इसका विकास हुआ है मागधी अपभ्रंश से। अब कैसे? जो बिहारी है, उड़िया है, बांग्ला और असमिया, वो सभी इसी अपभ्रंश से संबंधित है, मागधी अपभ्रंश से, ये चारों की चारों। तो असमिया भी मागधी से संबंधित है। नेक्स्ट, भीतर और बाहर यह किस क्रिया विशेषण का उदाहरण है? क्रिया विशेषण के 4 पार्ट्स होते हैं, काल, स्थान, रीति, परिमाण। रीति का मतलब होता है आप किसी भी
जैसे क्रिया में क्रिया प्लस कैसा कैसे, ये होता है आपका रीतिवाचक। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 में आप क्रिया में कब जोड़ दोगे तो ये काल आ जाएगा। नंबर 3, क्रिया में कहाँ जोड़ दोगे ये स्थान आ जाएगा। नंबर 4, जब आप क्रिया के साथ में कितना कितने लगाओगे, कितना जोड़ोगे तो परिमाण आ जाएगा। अब आप खुद देखो, भीतर और बाहर ये क्या इस किस चीज को बता रहे हैं आपको, इस स्थान को ही तो बता रहे हैं ना। भीतर और बाहर का काल थोड़ी होता है, रीति थोड़ी होती है। कैसे भीतर कैसे बाहर, स्थान है कहाँ, क्या है कि वह भीतर और बाहर घूम रहा है, कहाँ घूम रहा है, कहाँ, स्थान को तो पूछ रहा है भीतर और बाहर, तो स्थानवाचक। ये ट्रिक इतनी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना दोस्तों, एक बार इसको याद करके देखो, क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट, कुल और कूल श्रुतिशम भिन्नार्थक शब्दों का सही अर्थ बताओ। कहने का मतलब होता है जो सुनने में समान लगते हैं लेकिन उनके अर्थ होते हैं अलग अलग। सुनने में समान लगेंगे लेकिन अर्थ उनके अलग अलग होते हैं, वो आपको बताना। जैसे कुल और कूल केवल मात्रा का फर्क है। कुल क्या होता है, शीतल, किनारा, नहीं, कुल होता है वंश और कूल होता है किनारा, तो उसका ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण रचयिता कौन है रामायण के। बाण भट्ट तो नहीं है, हरिश्चंद्र कादम्बरी के लेखक है बाण भट्ट। वात्स्यायन नहीं है, तुलसीदास नहीं है, तो वाल्मीकि। रामायण के रचयिता कौन है, वाल्मीकि है। फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार क्या कहलाता है, जो फेंक कर चलाया जाता है उसको बोलते हैं अस्त्र। और शस्त्र जो ऐसे लड़ा जाता है जैसे भाला वाला, ये सब आपके शस्त्र हैं। अस्त्र जो होते हैं जो फेंक, भाला भी फेंक सकते हैं तो इसको अस्त्र भी बोल सकते हैं, भाला भी अस्त्र में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन तलवार वलवारें जो होती हैं ये शस्त्र में आते हैं। गोली बंदूक, ये सब बंदूक भी शस्त्र में ही आती है। अस्त्र जो फेंक के चलाया जाता है, जैसे गोला फेंका जाता है, वो भी एक अस्त्र होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट, अच्छा ये गद्यांश है, आपको पेपर जैसी फीलिंग देने के लिए मैंने गद्यांश लिया है, पता होना चाहिए। इसमें 35 से 4 क्वेश्चन है, 38 तक का आपको इसके उत्तर देने हैं। देखो पहले इसको पढ़ लेते हैं कि दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। सड़क का ठेला लगाने वाला, दूध वाला, नगर निगम का सफाई कर्मी, बस कंडक्टर, स्कूल अध्यापक, हमारा सहपाठी और ऐसे ही कई अन्य लोग। शिक्षा, वेतन, परंपरागत चलन और व्यवसाय के स्तर पर कुछ लोग निम्न स्तर पर कार्य करते हैं तो कुछ उच्च स्तर पर। एक माली के कार्य को सरकारी कार्यालय के किसी सचिव के कार्य से अति निम्न स्तर पर का माना जाता है, किंतु यदि वह अपने कार्य को कुशलता पूर्वक करता है और उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करता है तो उसका कार्य सचिव के कार्य से कई बेहतर है जो अपने काम में ढिलाई बरतता है तथा अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं करता। क्या आप ऐसे सचिव को एक आदर्श अधिकारी के कह सकते हैं। वास्तव में पद महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि महत्वपूर्ण है कार्य के प्रति समर्पण, कार्य प्रणाली में पारदर्शिता। अब इनको पढ़ लिया, अब क्वेश्चन के आंसर देंगे। देखो कैसे कि कार्य प्रणाली में पारदर्शिता का क्या तात्पर्य है। काम करने के ढंग में बरती गई स्वच्छ सोच, काम करने के ढंग में बरती गई दृढ़ता, काम करने के ढंग में बरती गई कुशलता। तो ये सही है इसका, कुशलता वाला सही है, क्योंकि इसमें पीछे आप देख सकते हैं दिया गया है काम करने में, देखा यदि किंतु यदि वह अपने कार्य को कुशलता पूर्वक करता है, यहां से देखो किंतु वह अपने कार्य को कुशलता पूर्वक करता है, यहां से देखो। अब इसमें देखो नेक्स्ट, एक माली का कार्य सरकारी सचिव के कार्य से भी बेहतर होता है यदि दोनों के काम की तुलना उनके पद वेतन से न की जाए, गलत। सचिव अपने काम को कुशलता पूर्वक करे, गलत। माली अपने काम को कुशलता से करे किंतु सचिव ढिलाई बरते, ये भी गलत। माली अपने काम को कुशलता से करे, ये सही रहेगा, ये सही रहेगा। ये हमने पहले देखा है कि देखा ना, एक माली के कार्य को सरकारी कार्यालय के किसी कार्य से अति निम्न स्तर माना जाता है किंतु यदि अपने कार्य को कुशलता पूर्वक करता है तो उसका कार्य सचिव के कार्य से कई बेहतर है। समझ गए। नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि उपयुक्त शीर्षक छांटिए। काम की महिमा, ऊंच नीच भी नहीं, स्तर भेद भी नहीं, कर्मनिष्ठा की महिमा। इसका सही होगा शीर्षक कर्मनिष्ठा की महिमा। अब इसमें बेहतर, उसी का शब्द था ना बेहतर, शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? अच्छा, इसमें बेहतर शब्द क्या होगा? विभिन्न तो नहीं होगा, बेहतर का अर्थ बुरा भी नहीं होगा, सामान्य भी नहीं होगा। बेहतर का मतलब होता है ज्यादा अच्छा, कि ये मोर देन बोलते हैं जिसको, कि ये तुमसे ज्यादा अच्छा है। एक तार होता है, वो होता है तम, तम का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छा, तब लगता है तम। समझ गए? तो बेहतर में ज्यादा अच्छा। तो ये थे आपके 38 क्वेश्चन दोस्तों। अब क्वेश्चन में आप मुझे कमेंट में बताना कि आपके ये 38 में से कितने सही क्वेश्चन हुए हैं। कमेंट में बताना। पेपर जैसा लेवल है और आप ज्यादा हार्ड के चक्कर में रहोगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है, हार्ड नहीं आता। देखो कुछ कोचिंग सेंटर क्या होते हैं, हार्ड दे दोगे, क्वेश्चन बनाएंगे प्रैक्टिस सेट बिल्कुल हार्ड टफ लेवल के, आपसे उनके क्वेश्चन होंगे नहीं, आप कहोगे कि मैं तो कमजोर हूँ, बहुत कमजोर हूँ। फिर आप क्या करोगे? उनका बैच खरीदोगे, उनका बैच खरीदोगे। लेकिन देख लेना आप, जैसे ही एग्जाम नजदीक आता जाता है, वो अपना लेवल बिल्कुल नॉर्मल करके ले आते हैं, बिल्कुल धीरे धीरे से नॉर्मल स्तर पर ले आते हैं लेवल, वही ले आते हैं। क्योंकि उन्हें बैच अपना परचेज कराना है, इसलिए कठिन देते हैं, ताकि आपको लगे कि यार तुम्हें कुछ नहीं आता। लेकिन प्रैक्टिस सेट जैसे मैंने बताया ना, सेम कंडीशन में आप देख लेना, ऐसा ही आएगा आपके एग्जाम में। न ज्यादा हार्ड है और न ज्यादा कम, ज्यादा आसान भी नहीं है। तो वीडियो कैसी पसंद आई बताना कमेंट में, और मैं इस प्रैक्टिस सेट को कंटिन्यू जारी रखूं, ये भी आप कमेंट में जरूर बताना। और जो वीडियो अगर पसंद आ जाए ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। मिलता है अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।